नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जुबैर। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर है भोपाल से जुड़ी हुई, जहां पर भोपाल पहुंचा है शहीद वरुण सिंह का पार्थिव शरीर। कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए थे वरुण सिंह। कल बेंगलुरु के हॉस्पिटल में उनका निधन हो गया और फिलहाल खबर मिल रही है कि भोपाल उनके पार्थिव शरीर को लाया गया है। बेंगलुरु में उनका इलाज चल रहा था। तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर हादसे में कुल 14 लोगों की अब मौत हो गई है, निधन हो गया है। और वरुण सिंह जो जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे थे, वो भी शहीद हो गए हैं। तो कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे में अब मृतकों की संख्या वरुण सिंह के साथ 14 तक पहुंच गई है। वरुण सिंह ने जिंदगी के लिए कई दिनों तक संघर्ष किया। उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी। बेंगलुरु के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, राहुल गांधी से जुड़ी हुई है, उनके बयान से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा है कि मेरे परिवार ने देश के लिए कुर्बानी दी है। राहुल गांधी ने यह बात देहरादून में कही है। मेरे परिवार ने देश के लिए कुर्बानी दी, राहुल गांधी ने यह बात कही है। लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने आपसे छीनकर हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों का कर्जा माफ किया है। रोज आप याद रखिए, आज जब आप जाएंगे स्कूटर में, गाड़ी में पेट्रोल भरेंगे, तो आप याद रखना, जो आपके जेब में से पैसा निकल रहा है, वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों के जेब में सीधा जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि वो 2-3 अरबपति नरेंद्र मोदी जी की मार्केटिंग करते हैं। आपके जेब में से पैसा निकलता है पेट्रोल पंप में, सीधा वो पेट्रोल पंप से इनके जेब में जाता है, और ये नरेंद्र मोदी जी की मार्केटिंग नरेंद्र मोदी जी के लिए करते हैं। आपने देखा होगा गंगा में बहुत लोगों ने स्नान किया, मगर ऐसा लगता है कि इतिहास में सिर्फ एक व्यक्ति ने गंगा में स्नान किया है, वो नरेंद्र मोदी, और किसी ने नहीं किया। तो राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। फिलहाल हम आपको वरुण सिंह से जुड़ी हुई खबर बताते हैं। वरुण सिंह, ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह अब हमारे बीच नहीं है। कल उनका निधन हो गया। दरअसल बेंगलुरु में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन उनकी जान बचाई नहीं जा सके। कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए वरुण सिंह, और सीधी तस्वीरें हम आपको भोपाल एयरपोर्ट से दिखा रहे हैं, जहां पर उनका पार्थिव शरीर लाया गया है। कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हो गए वरुण सिंह। उन्होंने जिंदगी के लिए लंबा संघर्ष किया। घायल अवस्था में वो पाए गए थे हेलीकॉप्टर के पास। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनका बेंगलुरु में इलाज चल रहा था, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। अब उनके पार्थिव शरीर को लाया गया है भोपाल में। यहां पर उन्हें नमन किया जाएगा, उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। ये भोपाल से सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। भोपाल में वरुण सिंह के पार्थिव शरीर को लाया गया है। तमिलनाडु के कुन्नूर में MI-17V5 हादसे का शिकार हो गया था, जिसमें देश ने अपने पहले CDS विपिन रावत को भी खो दिया, और उसी हादसे में वरुण सिंह भी जख्मी हो गए थे। उनकी हालत बेहद नाजुक थी। उनकी जान बचाने की जद्दोजहद तो चली, कोशिश की गई, लेकिन उनकी जान बचाई नहीं जा सकी। कल उनके निधन की खबर आई और उनके पार्थिव शरीर को भोपाल लाया गया है बेंगलुरु से। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देश को रुला गए ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह। एक ऐसी उम्मीद थी उनके साथ बंधी हुई कि कुछ तो अच्छी खबर आएगी। कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे से जुड़ी हुई अच्छी खबर आई थी कि वरुण जिंदा हैं, जिंदगी के लिए जंग लड़ रहे हैं,
जिंदगी की मौत झूल रहे हैं, जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं, लेकिन आखिरकार वो जिंदगी की जंग हार गए और देश के नाम उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दे दिया, अपने प्राणों की आहुति दे दी। आखिरी वक्त तक वो देश के लिए लड़ते रहे, देश की सेवा करते रहे। लेकिन ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह अब हमारे बीच नहीं हैं। ये उनके पार्थिव शरीर की सीधी तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। देश को रुला गए ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह। देश दुआ कर रहा था उनके लिए, देश ये उम्मीद कर रहा था कि एकमात्र सर्वाइवर जो हैं MI-17 V5 हेलीकॉप्टर के वरुण सिंह सही सलामत अपने परिवार के बीच पहुंचेंगे। किसी ने भी ये सपने में नहीं सोचा था कि उनकी वापसी होगी, तो इस तरीके से तिरंगे में लिपटे उनकी वापसी होगी। घर वाले उम्मीद कर रहे थे, पूरा देश उम्मीद कर रहा था कि वो घर सही सलामत लौटेंगे। लेकिन देश के लिए, देश की रक्षा के लिए जो हमारे सपूत, हमारे सैनिक जो कसम खाते हैं कि आखिरी क्षणों तक, जिंदगी के आखिरी क्षणों तक वो देश की सेवा करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, वही जज्बा ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह ने दिखाया। वह हमारे बीच अब नहीं है। देश उन्हें याद कर रहा है, देश उन्हें नमन कर रहा है। यहाँ पर आपकी टीवी स्क्रीन पर उनके पार्थिव शरीर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गमज़दा लोग हैं यहाँ पर, परिवार के लोगों की मौजूदगी है, सेना के अफसर यहाँ पर मौजूद हैं। ये भोपाल एयरपोर्ट के पास उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है भोपाल एयरपोर्ट पर, और सलामी उन्हें दे रहे हैं, गार्ड ऑफ ऑनर दे रहे हैं। इस वक्त सेना के जवान देश को रुला गए ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह। देश को उम्मीद थी कि वो जिंदगी की जंग जीतेंगे, अपने परिवार के बीच पहुंचेंगे, देश के लोगों के बीच पहुंचेंगे। लेकिन आज हम उन्हें, उनके पार्थिव शरीर को तिरंगे में लिपटा हुआ देख पा रहे हैं। तो देश को रुला गए ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको भोपाल से दिखा रहे हैं। बेंगलुरु में उन्हें बचाने की तमाम कोशिशें की गई, लेकिन उनकी जिंदगी नहीं बचाई जा सकी। गंभीर रूप से चोटिल हो गए थे। MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश में बर्न इंजरी भी थी उन्हें, यानी कि शरीर का बहुत हिस्सा जो है जल भी चुका था। ऐसे में उम्मीदें बहुत कम थी, लेकिन देश दुआ कर रहा था अपने वीर सपूत वरुण सिंह के लिए। देश उम्मीद कर रहा था कि कहीं कोई चमत्कार हो जाए, वरुण सिंह हमारे बीच लौट आए। लेकिन चमत्कार की जो उम्मीद थी वो पूरी नहीं हुई। दुआएं एक बार फिर से कबूल नहीं हुई। वरुण सिंह के लिए देश दुआएं कर रहा था कि वो सकुशल अपने घर लौटें, अपने काम पर लौटें। लेकिन जो बर्न इंजरी थी, गंभीर रूप से वह जख्मी थे, उन्हें बचाने की कोशिशें नाकाम रही। तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। भोपाल से ये सीधी तस्वीरें हैं। यहाँ पर सेना के जो अफसर हैं वो श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं अपने वीर सपूत वरुण सिंह को। तो
वरुण सिंह अब हमारे बीच नहीं हैं। शहीद वरुण सिंह को हिंदुस्तान इस वक्त नमन कर रहा है, अपने वीर सपूत को याद कर रहा है। वरुण उसी MI-17 V5 चॉपर में मौजूद थे जिसमें देश के पहले CDS बिपिन रावत मौजूद थे। यहाँ पर सरकार से जुड़े जो लोग हैं, जो मंत्री हैं, वो भी पहुंचे हैं वरुण सिंह को नमन करने के लिए, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। ये भोपाल से सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देश को रुला गए ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह MI-17 V5 चॉपर में जो हादसा हुआ, तो क्रैश हुआ, उसमें एकमात्र सर्वाइवर थे वरुण सिंह। एकमात्र वो व्यक्ति थे जिनकी जान बची, लेकिन वो गंभीर रूप से जख्मी थे। उनका शरीर का ज्यादातर हिस्सा जल चुका था, चूंकि MI-17 V5 जब क्रैश हुआ तो उसमें भयंकर आग लग गई। इस वजह से शरीर का बहुत भाग जो है वो जल चुका था वरुण सिंह का, लेकिन फिर भी उन्हें बचाने की कोशिशें की गई। उन्होंने अपने आप को, ये सीधी तस्वीरें हम आपको भोपाल से इस वक्त दिखा रहे हैं, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। सेना के अफसर, जवान, सरकार से जुड़े लोग, राजनेता, परिवार के लोग, आम लोग अपने शहीद जवान को इस वक्त नमन कर रहे हैं। भोपाल से ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो शहादत को न्यूज़ इंडिया का भी नमन, वरुण सिंह की शहादत को न्यूज़ इंडिया भी नमन करता है। तिरंगे में लिपटे वरुण सिंह को इस वक्त आप देख सकते हैं। वरुण सिंह ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है, अपना सर्वस्व निछावर कर दिया है वरुण सिंह ने। तो किन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे में अब एकमात्र जो उम्मीद की किरण थी वो भी बुझ गई कल, और इस वक्त हम वरुण सिंह के पार्थिव शरीर को तिरंगे में लिपटा हुआ देख पा रहे हैं। यहाँ पर गमज़दा परिवार के लोग हैं। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह, यहाँ पर उनके पार्थिव शरीर तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नम आंखों से वरुण को आखिरी विदाई दी जा रही है। आखिरी क्षणों तक जिंदगी के लिए भी वो संघर्ष करते रहे, देश की सेवा करते रहे, लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं है। कल बेंगलुरु में उन्होंने आखिरी सांस ली और अब वो हमारे बीच नहीं है। देश उन्हें नमन कर रहा है, देश उन्हें याद कर रहा है। तिरंगे में लिपटा वरुण सिंह का पार्थिव शरीर। वरुण सिंह बहुत याद आएंगे। देश को रुला गए वरुण सिंह। वरुण सिंह के तौर पर देश के लोगों को आखिरी उम्मीद थी कि वरुण जिंदगी की जंग जीतेंगे और अपने परिवार के पास लौटेंगे, लेकिन नियति को ये मंजूर नहीं था। और सीधे अब रुख करते हैं लखनऊ का, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं विधानसभा के अंदर, सुनते हैं। देश के अंदर सर्वाधिक टेस्ट उत्तर प्रदेश ने किए। 9 करोड़ से अधिक टेस्ट उत्तर प्रदेश के अंदर अब तक संपन्न हुए हैं। मुझे याद है जब कोरोना का पहला मरीज आया था प्रदेश में, हमारे पास कोई लैब नहीं थे। हमने दिल्ली सफदरजंग में
या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में सैंपल भेजने पड़े थे। उपचार के लिए हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं थी, किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं थी। आज मैं कह सकता हूं कि हमारे सभी 75 जनपदों में आरटीपीसीआर लैब भी हैं, ट्रूनेट मशीन भी मौजूद है, एंटीजन टेस्ट की व्यवस्था भी है। और जिस प्रदेश में 1.5 वर्ष पहले कोरोना जांच के नाम पर एक भी जांच करने की क्षमता नहीं थी, वह प्रदेश आज 4 लाख टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता रखता है। जिस प्रदेश के अंदर कोरोना का पहला मरीज आया था तो उस समय 36 जनपद ऐसे थे जिसमें एक भी आईसीयू का बेड नहीं था। बहुत सारे लोगों ने प्रदेश के अंदर शासन किया होगा, लंबे समय तक शासन किया है। कुछ लोगों ने कई दशकों तक शासन किया, कुछ लोगों ने 4 बार, कुछ लोगों ने 3 बार प्रदेश के अंदर सत्ता हथियाई। क्या किया? 36 जनपद ऐसे थे जहां एक भी आईसीयू के बेड नहीं मौजूद थे। आज प्रदेश के अंदर सभी 75 के 75 जनपदों में आईसीयू बेड्स मौजूद हैं। प्रदेश के अंदर हमारे पास प्रारंभिक काल में जब हम लोगों ने कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को आगे बढ़ाया था, तब हमारे पास मास्क के लिए, पीपी किट के लिए, सैनिटाइजर के लिए हमको भारत सरकार पर या अन्य राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता था। आज प्रदेश में पीपी किट बनाने के तमाम उद्योग लग चुके हैं, मास्क यहां बनाए जा रहे हैं। महोदय, यही तो महाभारत में कहा था। महाभारत के शांति पर्व में एक चर्चा आती है, जब भीष्म पितामह तरसैया पर लेटे होते हैं, उस समय युधिष्ठिर उनके पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि वास्तव में राजधर्म क्या है। तो कोरोना के मामले पर सरकार ने क्या किया, कोरोना को किस तरीके से सरकार ने डील किया, कोरोना से उबरने की कोशिशें और योजनाएं क्या थी, इसका जिक्र इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश विधानसभा में करते हुए, व्यक्ति सिर्फ व्यक्ति होता है, सीएम ने यह कहा है अपने संबोधन में, व्यक्ति ना ऊंचा होता है ना नीचा होता है, सीएम ने यह बात कही है। रूप मोड़ता है और भारत ने उन परिस्थितियों को अपने अनुरूप मोड़ा है। हम कोरोना के पीछे नहीं भागे, बल्कि कोरोना को पीछे भागने के लिए मजबूर किया। आज सारे पर्व और त्योहार बहुत शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं, विकास की सभी गतिविधियां युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही हैं। और उन स्थितियों में हम लोग अब आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भी पूरी मजबूती के साथ जनता के दरबार में जाने की तैयारी भी कर रहे हैं। और इसीलिए इस अनुपूरक बजट को लेकर के आज हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। महोदय, यह अनुपूरक बजट लगभग 8500 यानी 8500 करोड़ रुपए का है, जिन पर मैं अभी चर्चा करूंगा। और लेखानुदान जो हमारा अंतरिम बजट है, लेखानुदान 2022-23 का विधानसभा चुनाव और नई सरकार के गठन होने तक सरकारी कामकाज में किसी प्रकार का कोई व्यवधान न हो और सभी कार्य हमारे चलते रहे, इस दृष्टि से लगभग 5,45,000 करोड़ रुपए के आसपास का यह हमारा लेखानुदान भी इस सदन में प्रस्तुत किया गया है, जिस पर यहां पर चर्चा होगी। ये चीजें बताती हैं कि दुनिया के अंदर आज भी आप देखेंगे बहुत सारे देश हैं जो कोरोना से बुरी तरह प्रभावित हैं। अमेरिका के अंदर, रूस के अंदर, चीन फिर से लॉकडाउन की तरफ चला गया, यूरोप के कई देश प्रभावित हो रहे हैं, कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। तमाम अफ्रीकन कंट्रीज हैं जहां पर ये चीजें तेजी के साथ आगे बढ़ी हैं। लेकिन हमारे यहां
पहले चरण का रहा हो, दूसरे चरण का रहा हो या तीसरे चरण के बारे में जो विशेषज्ञों ने आशंका व्यक्त की थी, कोई कहता था अगस्त में आ ही जाएगा, कोई कहता था कि सितंबर में आने से कोई रोक नहीं पाएगा, लेकिन हम लोगों ने कहा ना अगस्त में आएगा ना सितंबर में आएगा, हम दोबारा सरकार बना करके आएंगे और फिर तीसरे वेव को भी रोकेंगे। तो इस वक्त विधानसभा में बोल रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप, मैं हूं कुंदन जबैर। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर है देहरादून से जुड़ी हुई, जहां पर राहुल गांधी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मेरे परिवार ने देश के लिए कुर्बानी दी है। राहुल गांधी ने यह कहा कि मेरे परिवार ने देश के लिए कुर्बानी दी है। तो कांग्रेस का बड़ा कार्यक्रम था, लोगों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मेरे परिवार ने देश के लिए कुर्बानी दी है। उन्होंने केंद्र की बीजेपी सरकार पर भी निशाना साधा, उत्तराखंड की सरकार पर निशाना साधा, और इसी दौरान उन्होंने कहा कि मेरे परिवार ने कुर्बानी दी है देश के लिए। देहरादून में चुनावी कार्यक्रम था, इसी दौरान राहुल गांधी ने कहा कि उनके परिवार ने देश के लिए कुर्बानी दी है। देहरादून में राहुल गांधी ने बयान दिया, मेरे परिवार ने देश के लिए कुर्बानी दी है। मेरे परिवार ने देश के लिए खून दिया है, ये कहा है राहुल गांधी ने एक चुनावी सभा में जो देहरादून में आयोजित हुई। और इस सभा में राहुल गांधी ने कहा कि मेरे परिवार ने देश के लिए कुर्बानी दी है। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले पीएम मोदी का धुआंधार कार्यक्रम तय किया गया। धुआंधार रैली, अगले 10 दिन में 4 बार यूपी दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। 8 दिसंबर से 28 दिसंबर तक यूपी में रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 18 दिसंबर को शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखेंगे। 21 दिसंबर को प्रयागराज जाएंगे। 23 दिसंबर को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी फिर जाएंगे और 28 दिसंबर को कानपुर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो 18 से 28 दिसंबर के बीच, यानी कि 10 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 बार उत्तर प्रदेश में होंगे। हालांकि पिछले कुछ सप्ताह की बात करें तो वो 6ठी बार उत्तर प्रदेश जा चुके हैं। जब उन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण किया तो लगातार उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री की मौजूदगी दर्ज की गई है और आने वाले 12 दिनों में 4 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप उत्तर प्रदेश के किसी न किसी शहर में देखेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गुरदासपुर के दाना मंडी में राज्य स्तरीय क्रिसमस समारोह आयोजित किया गया। इस राज्य स्तरीय क्रिसमस समारोह में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी मौजूद रहे। केंद्र सरकार ने सभी सरकारी बैंकों को प्राइवेट करने के ऐलान पर यूनाइटेड बैंक कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इस कड़ी में अमृतसर हॉल बाजार में यूनाइटेड बैंक कर्मचारियों ने रोड मार्च किया, साथ ही केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नारेबाजी करते हुए प्रदर्शनकारी यूनाइटेड बैंक तक पहुंचे और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नेशनल बैंक स्ट्राइक से जुड़ी हुई तस्वीरें। 16 और 17 तारीख को 10 लाख बैंक कर्मचारी और ऑफिसर जो हैं वो हड़ताल पर हैं। मोदी सरकार हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। मैं हरप्रीत ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਮਿਲ ਕੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਮਿਲ ਕੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सारे बैंक, ऑल सरकारी बैंकों ने मिलकर अज इकट्ठा फार्म से धरना लाया ताकि मोदी सरकार जागरूक होवे कि अपने बैंकों वेचन का डिसीजन जो है वापस ले लवे। एक ट्रेलर है जो 2 दिन की स्ट्राइक की है। जो मोदी सरकार नहीं मानती तो आप इनडेफिनिट स्ट्राइक करांगे, किसानों वगन सड़कों पर बैठांगे। अज असी अपनी तनख्वाह कटा के इतने खड़े हैं, इन्नी धुंध में खड़े हैं, सारे खड़े हैं। क्यों? क्योंकि मोदी सरकार को जगाना चाहते हैं।
यूनाइटेड बैंक कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन यहां पर देखने को मिला है। अमृतसर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल बैंकों के निजीकरण का विरोध ये कर्मचारी कर रहे हैं। 2 दिनों का ये उनका प्रदर्शन है। अखिल भारतीय कोली समाज के बैन पर संयुक्त अनुसूचित जातीय संगठनों की बैठक हुई, जिसमें बैठक में सामान्य आयोग के गठन को लेकर विरोध जताया गया। बता दें कि बैठक में कोली समाज, वाल्मीकि सभा, रविदास समाज और ईसाई समुदाय से लोग शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता अखिल भारतीय कोली समाज के जिला अध्यक्ष संजय पुंडीर ने की। बैठक के दौरान हाल ही में प्रदेश सरकार द्वारा सामान्य वर्ग आयोग बनाने पर भेदभाव का आरोप लगाया है। बैंकों के निजीकरण के विरोध में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने 2 दिन की बैंक हड़ताल का विरोध किया है। हड़ताल करके विरोध किया है। यूनियन ने कहा कि 16 और 17 दिसंबर को देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया गया है। यूनियन का आरोप है कि केंद्र सरकार बैंकों का निजीकरण कर पूंजीपतियों के हाथों में सौंपने की साजिश रच रही है। सरकार के निजीकरण की मंशा के विरोध में बैंक कर्मी 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल करने को मजबूर हैं। हिमाचल के नाहन में अनुबंध को लेकर टूल डाउन स्ट्राइक पर उतरे एचआरटीसी पीस मिल कर्मचारियों के समर्थन में अब एचआरटीसी के अन्य कर्मचारी भी आ गए हैं। बता दें कि अनुबंध की मांग को लेकर एचआरटीसी के पीस मिल वर्कर पिछले 17 दिनों से टूल डाउन स्ट्राइक पर हैं। स्ट्राइक पर बैठे पीस मिल वर्करों का कहना है कि उन्हें भी पॉलिसी के मुताबिक 5 और 6 वर्ष के बाद अनुबंध पर लाया जाए। उन्हें भी हम टेक्निकल संगठन नाहन इकाई के प्रधान हूँ मैं, और हमारे जितने भी यहाँ पर टेक्निकल कर्मचारी हैं सभी आज हम 2 घंटे की टूल डाउन स्ट्राइक 2 से 4 का समय हमने दिया है। अपने प्रबंधन को भी हमने दे रखा है। अपने जो हमारी स्टेट बॉडी की जो कार्यकारिणी है उन्होंने, हमारे जो एमडी साहब हैं उन्हें भी इस चीज़ का ज्ञापन सौंप रखा है। और इन बच्चों के साथ ये शोषण ही हो रहा है। इनको आज 17वें दिन में प्रवेश करके इनकी जो है स्ट्राइक, लेकिन आज तक कोई किसी भी अधिकारी, कोई भी हमारे मंत्री या सीएम साहब, किसी ने भी कोई ऐसा इनके बारे में कोई कदम नहीं उठाया। तो इसलिए आज मजबूरन होकर हमें भी इनके साथ में खड़ा होना पड़ा है। नमस्कार। आज हमारी जो टूल डाउन स्ट्राइक है उसका 17वां दिन है। 17 दिन में ये स्ट्राइक हमारी प्रवेश कर चुकी है। इसमें तकनीकी कर्मचारी जितने भी यूनियन के तकनीकी कर्मचारी जो है, चाहे वो किसी भी यूनियन में हो, उन सभी कर्मचारियों ने हमारा पूर्ण रूप से सहयोग दिया है। उसका मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जो कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई हमारी सरकार और प्रबंधन है उसको जगाने के लिए हमारा सहयोग दिया। उसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। अभिनेता संजय कपूर के घर बीएमसी की टीम पहुंची है। बता दें कि संजय कपूर की पत्नी महीप कपूर और बेटी शनाया कपूर की कोविड रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है, जिसके बाद बीएमसी की टीम ने कोविड नियमों का पालन करते हुए जुहू स्थित हिरालय इमारत को पूरी तरीके से सैनिटाइज किया। वहीं मुंबई में एनसीबी ने बीती रात अंधेरी इलाके में कैरियर में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान एनसीबी ने चरस ड्रग्स बरामद किया। बताया जा रहा है कि ड्रग्स जींस में कुवैत भेजने वाले थे। जींस के जरिए सूचना मिलने पर एनसीबी ने छापेमारी की। बता दें कि इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।
मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीतने वाली पंजाब की अरनाज संधू भारत पहुंच गई हैं। मिस यूनिवर्स 2021 की विजेता अरनाज का मुंबई एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया और इस दौरान भारी संख्या में लोग वहां पर मौजूद रहे। एक इंटरव्यू में संधू ने कहा, मैं बहुत आभारी महसूस कर रही हूं और मेरा दिल उन सभी के लिए बहुत सम्मान से भरा हुआ है जिन्होंने मुझ पर अपना विश्वास दिखाया है और मुझे अपना ढेर सारा प्यार दिया है। दुनिया में कोरोना का संकट देखने को मिल रहा है। इस दौरान मुंबई में बाल विवाह के मामले बढ़ रहे हैं। बाल विवाह के चौंका देने वाले आंकड़े सामने आए हैं, जहां महाराष्ट्र में बाल विवाह के 914 मामले और अहमदनगर में 217 बाल विवाह के मामले सामने आए हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है कि ऐसे ही एक बाल विवाह में खुद राज्य के मंत्री, उनका बेटा उस शादी में मौजूद था, जिसके फोटोज भी वायरल हुए थे। तो सरकार ने अपनी भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए कि इसमें जो बाल विवाह प्रतिबंधक कानून है उसके ऊपर आप क्या कर रहे हैं और क्या उस कानून की हम कहेंगे किस प्रकार से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, क्या कानून का डर किसी को नहीं रहा, किस प्रकार से कानून होने के बावजूद भी पुलिस हरकत में आती हुई नहीं नजर आती है, जिसके वजह से महाराष्ट्र में बाल विवाह की जो संख्या है वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आती है। कि जो कोरोना का पिछला 2 साल का कालावधि होकर गया है, उसमें जो लड़कियां होते हैं उनकी जल्दी शादी उनके माँ बाप कर रहे हैं, क्योंकि इनके पीछे उनका कुछ इंटरेस्ट भी ऐसा है कि चलो कम खर्च में वो शादियाँ हो रही है। अभी ये शादियाँ जो हो रही है, जब लड़की छोटी होती है, उसका जो एजुकेशन चालू होता है, तो वो बोलती कि नहीं मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करवानी है। तब वो क्या कर, वो पुलिस स्टेशन में जाकर उसकी तकरार दे सकती है, या फिर कोई संस्था जो हो जो लड़कियों का संगोपन करती है उनके सामने जाकर तकरार दे सकती है। और जो संस्था के जो कोई व्यक्ति होंगे वो पुलिस स्टेशन में जाकर उनके खिलाफ तकरार कर सकते हैं। अगर ये तकरार दाखिल हुई तो जो कोई जिसके साथ उस लड़की की शादी हुई है उसके माँ बाप या कोई रिलेटिव, ऐसे ही जो लड़की है उसके माँ बाप, उनके रिलेटिव, इनके खिलाफ भी वो तकरार हो सकती है। अगर ऐसी कोई तकरार हुई तो पुलिस खुद जाकर वो तकरार की छानबीन करेगा और उनके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर सकता है। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र से बाल विवाह के चौंका देने वाले आंकड़े सामने आए हैं। हालांकि खुद राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष रूपाली चाकणकर ने भी कहा है कि सरकार की तरफ जो आंकड़े आते हैं उससे ज़्यादा मामले हो सकते हैं, लेकिन लोग सामने नहीं आते हैं। साथ ही में जिन अधिकारियों पर ऐसे मामले रोकने की जिम्मेदारी है वे भी इस मामले को गंभीरता से नहीं लेते हैं, जिसके चलते राज्य महिला आयोग ने भी ऐसे जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। लेकिन कानूनी सज़ा होगी, पुलिस में केस भी दर्ज होगा, लेकिन क्या इससे बाल विवाह रुकेंगे, ये भी एक सवाल है। इसी के चलते समाज में भी जागरूकता लाना जरूरी है। सुनील भोंगल, न्यूज़ इंडिया, अहमदनगर। तो बाल विवाह के मामले महाराष्ट्र में बढ़ रहे हैं, ये चिंता की बात है। इन सब के बीच, कोरोना के मामलों के बढ़ने के बीच जब ऐसी तस्वीरें आती है तो चिंता और भी बढ़ जाती है। महाराष्ट्र में हाल के दिनों में 914 बाल विवाह के मामले सामने आए हैं। और बादल के गढ़ में केजरीवाल क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। मजाक बना दिया इन्होंने सरकार का। ऐसे पंजाब का कैसे भविष्य आगे बढ़ेगा? आजकल चारों तरफ कह रहे हैं असली आम आदमी मैं हूं, असली आम आदमी मैं हूं, केजरीवाल आम आदमी नहीं है। कहते हैं मेरे को गिल्ली डंडा खेलना आता है, केजरीवाल को आता है क्या? मेरे को कंचे खेलने आते हैं, केजरीवाल को आता है क्या? मेरे को टेंट लगाना आता है, केजरीवाल को आता है क्या? मेरे को गाय का दूध निकालना आता है, केजरीवाल को आता है क्या? मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरे को गिल्ली डंडा खेलना नहीं आता, मेरे को आपके बच्चों के लिए स्कूल बनवाने आते हैं।
मेरे को कंचे खेलने नहीं आते। आपके परिवार का इलाज करने के लिए अस्पताल और मोहल्ला क्लिनिक बनाने आते हैं। मेरे को टेंट लगाना नहीं आता। आपकी बिजली फ्री करनी आती है, बिजली का बिल आपका जीरो करना आता है। मेरे को गाय का दूध निकालना नहीं आता, लेकिन मेरे को 24 घंटे बिजली देनी आती है आप लोगों को। अब पंजाब को तय करना है कि उनको गिल्ली डंडा खेलने वाली सरकार चाहिए कि अच्छे स्कूल और अस्पताल बनाने वाली सरकार चाहिए। आज कांग्रेस पार्टी एक सर्कस बन गई है। सर्कस गए हो गए ना, वैसी सर्कस बन गई है। सिद्धू साहब की चन्नी साहब से नहीं बनती, चन्नी साहब की जाखड़ साहब से नहीं बनती, जाखड़ साहब की प्रताप बाजवा से नहीं बनती, प्रताप बाजवा की फतेहचंद बाजवा से नहीं। सारे लड़ रहे हैं आपस में। कैबिनेट मीटिंग के अंदर इनके गुत्थम गुत्था हो जाते हैं, मुक्के चलते हैं इनकी कैबिनेट मीटिंग के अंदर। कैसे चलेगी ऐसे सरकार, ऐसी पंजाब सरकार, ऐसी सरकार, ऐसी पार्टी क्या कांग्रेस को भविष्य दे सकती है? नहीं दे सकती। आज तक की पंजाब की सबसे भ्रष्ट सरकार है, सबसे भ्रष्ट सरकार। इनको पता है कि अब जाने वाले हैं। ऊपर से लेके नीचे तक सारे कमाने में लगे हुए हैं। जाते जाते जितना कमाना है सारे कमा लो। रेता चोरी, मुख्यमंत्री के चन्नी साहब के हलके के अंदर रेता चोरी हो रही है। राघव चड्ढा रेड मार के आया था अभी 3 दिन पहले, आपने टीवी में देखा होगा। मुख्यमंत्री के हलके के अंदर रेता चोरी हो रही है। ऐसा हो सकता है मुख्यमंत्री को नहीं पता हो? मुख्यमंत्री को पता होगा, नहीं पता होगा? अगर मुख्यमंत्री के का मतलब मुख्यमंत्री चोरी करवा रहा होगा, कुछ ना कुछ उसके पास भी जाता होगा, तभी मुख्यमंत्री के हलके ऊपर से लेके सारे नीचे तक इनके विधायक, इनके मंत्री सब चोरी करने में लगे हुए हैं। अभी थोड़े दिन पहले एक मंत्री ने दूसरे मंत्री पे आरोप लगाया कि ट्रांसफर पोस्टिंग में चोरी कर रहा है। हर मंत्री, हर विधायक चोरी करने में लगा हुआ है। इससे भ्रष्ट सरकार आज तक हमने कभी नहीं देखी, और झूठे ऐलान करे जा रहे हैं। चन्नी साहब कहते हैं मैंने रेता 5 रुपए फुट कर दिया। मिल रहा है रेता 5 रुपए फुट कहीं पे? चन्नी साहब कह रहे हैं मैंने 100 रुपए केबल के कर लिए, केबल वाला 100 रुपए ले रहा है। चन्नी साहब कहते हैं मैंने बिजली फ्री कर दी, जीरो बिजली का बिल कर दिया। बिजली का बिल आ रहा है, नहीं आ रहा है? एक के बाद एक सारे झूठे वादे करते जा रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी, आज इतनी सारी मां बहनें आई हुई हैं। हमारी सरकार बनने के बाद हर बेटी, हर मां, हर बहन के अकाउंट में हर महीने 1000 रुपए डलवाएंगे। डलवाने चाहिए, नहीं डलवाने चाहिए? माँ जी हाथ खड़े करके बता दो, डलवाने चाहिए, नहीं डलवाने चाहिए? जब से मैंने ऐलान करा है, मेरे को खूब गालियां दे रहे हैं ये सारी पार्टी वाले, ये सारे नेता खूब गालियां दे रहे हैं कि अगर हर औरत के अकाउंट में 1000 रुपए डलवा दिए तो सरकारी खजाना खाली हो जाएगा। अरे और लंबी से सीधी तस्वीरें हम देख रहे थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वहां पर चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं, और चुनाव के मद्देनजर लोक लुभावन जो उन्होंने वादे किए हैं उसका वो जिक्र एक बार फिर से यहां भी कर रहे हैं।